अभी शादी के 6 महीने ही हुए थे कि रीमा के साथ मारपीट की जाने लगी थी। एक दिन घरेलू मारपीट, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना तथा जानलेवा हमले के पश्चात रात को जैसे तैसे रीमा अपने अपने घर पहुंची और रोते रोते माँ बाप को अपने साथ हुए अत्याचार को बताया। माता पिता ने जैसे तैसे अपनी बिटिया को समझाया और निर्णय लिया कि उनकी बेटी के साथ यह जो घटना घटी है उसकी सूचना तुरंत अपने सबसे बड़े बेटे आनंद को दी, जो कि एक सरकारी ऑफिसर था तथा अपनी पत्नी दिव्या तथा बेटी सालू के साथ इसी शहर में रहता था। जब सबको पता चला कि उनकी घर की बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो पूरा परिवार गुस्से में था और पूरे परिवार ने यह निर्णय करके बेटी के साथ हुई इस प्रताड़ना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस केस हो गया तथा बात कोर्ट में पहुंच गई। तारीख पे तारीख लगनी शुरू हुई। इस प्रकार कोर्ट के चक्कर काटते हुए पूरे 3 साल बीत गए। शुरू में तो परिवार में बेटी को न्याय दिलाने के लिए आतुरता से काम कर रहा था, पर अब उनके हौसले भी टूटने लगे थे। माँ बाप भाई सब अपने अपने काम में व्यस्त हो चले थे। दोनों भाइयों की शादी भी हो गई। अब 3 भाई भाभी और बच्चों के साथ रीमा भी इसी घर में थी। भाई भी अपनी घर गृहस्थी में लगभग व्यस्त हो गए थे। अब रीमा को कोर्ट की तारीखों पर भी अकेले ही जाना पड़ता था। जो रीमा पूरे परिवार को जान से भी प्यारी थी, अब वही रीमा सभी को बोझ लगने लगी थी। कोई उसका काम करता तो कोई 4 बात सुना देता। भाभीयों को भी रीमा अब एकटक नहीं सुहाती थी। वह हर रोज़ रीमा को किसी न किसी बात बात पर ताने देती। इसी वजह से घर में हर रोज़ झगड़ा होने लग गया। इस कारण पिता का व्यवहार भी रीमा के प्रति अब रूखा सा होने लगा था। अब तो रीमा के भाई भी उसको बात बात पर डांटने फटकारने लगे थे। इन सब बातों से रीमा अपने आप को अपमानित महसूस करने लगी थी। अब रीमा को लगने लगा था कि वह कहीं ना कहीं अपने परिवार पर एक बोझ बनती जा रही है। वह बिल्कुल अलग थलग तथा अकेली पड़ चुकी है। उसका करियर भी दांव पर लग चुका था और जो महत्व और प्यार उसको परिवार से मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। घर की हर महत्वपूर्ण बात में उसको नज़रअंदाज किया जाने था और उसकी भावनाओं, उसकी इच्छाओं की कोई कदर नहीं रह गई थी। इन सब बातों को सोचकर रीमा अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। उधर पारिवारिक कलह को समाप्त करने के लिए भाइयों ने मिलकर सोचा कि किसी बहाने से रीमा को घर से बाहर भेज दें। बड़े भाई ने झूठ बोलकर कि रीमा शहर से दूर एक अच्छा कॉलेज है, वहाँ के मालिक चाहते हैं कि तुम पढ़ाना शुरू करो, बच्चों का भविष्य भी बनेगा, स्कूल को एक अच्छा शिक्षक भी मिलेगा, फिर तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छे से मन लगाकर काम करोगी तो तुम भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। उसने घर से बहुत दूर रीमा को नौकरी दिलवा दी। इस प्रकार कुल मिलाकर 6 साल, बस साल में 2 बार रीमा घर पर आती और फिर स्कूल लौट जाती थी। यह सिलसिला चलता रहा और उधर कोर्ट में तारीख पे तारीख भी बराबर चलती रही। सभी अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे, लेकिन रीमा की बढ़ती उम्र, उसकी शारीरिक, सामाजिक और मानसिक ज़रूरतों, उसके मन की पीड़ा तथा उसकी भावनाओं एवं दुख को कोई नहीं समझ रहा था। कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। एक दिन घर के सभी लोगों ने विचार किया, कब तक ऐसे चलेगा, बेटी समझौता कराकर उसके ससुराल वापस भेज देनी चाहिए। रीमा के भाई ने एक व्यक्ति के माध्यम से रीमा के ससुराल वालों से बात की। ससुराल वाले केस वापस लेने की बात मान गए और रीमा उनके अनुरूप रहेगी तभी वो उसको रखेंगे। यह बात के लिए रीमा के घर वाले तैयार हो गए। अब बस पूरा परिवार रीमा के घर लौटने का इंतजार करने लगा। 6 महीने बाद रीमा जब घर आई तो वह सफ़र से बहुत थकी हुई थी, सो बिना कुछ खाए ही सो गई। दूसरे दिन भैया भाभी तथा रीमा के माता पिता उसके अगल बगल बैठ गए तथा रीमा से बातें करनी शुरू कर दी। सभी रीमा का हालचाल पूछ रहे थे। रीमा भी अपने आप को थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी। अचानक रीमा के बड़े भाई साहब ने बताया कि उन्होंने उसके पीछे से उसके ससुराल वालों के साथ समझौता कर केस वापस ले लिया है तथा अब उसको अपने ससुराल जाना होगा। दोनों परिवारों की यही इच्छा है। अपने ही बड़े भाई के मुंह से ये बात सुनकर रीमा एकदम सन्न रह गई। उसको बहुत बड़ा झटका लगा।
सारा अतीत तथा ससुराल पक्ष की सारी प्रताड़नाएं उसकी आंखों के सामने घूम गई। आखिर इस बार भी रीमा को नज़रअंदाज कर दिया गया तथा उसकी वेदना का कोई ख्याल नहीं रखा गया। इस खास फैसले में भी उसकी हामी की ज़रूरत ना समझी गई। यह सोचते सोचते वह अंदर ही अंदर जल रही थी कि मेरे अपने भी मेरे बारे में। लेकिन उसी क्षण उसने ससुराल वापस ना जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि वह जिस नरक से निकल कर आई थी उसी नरक में वो दोबारा वापस नहीं जाएगी, क्योंकि यह उसके आत्मसम्मान की भी बात है। चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। लेकिन दूसरे ही पल उसने उसके साथ भाई भाभी माँ बाप की द्वारा किए हुए बर्ताव के बारे में सोचा। रीमा के पास अब कोई दूसरा चारा नहीं था। परिवार के सभी लोग रीमा के ससुराल वापस जाने को लेकर खुश थे। रात के समय सभी भोजन कर अपने अपने कमरों में चले गए। भाई और भाभी अपनी बेटी सालू के साथ नीचे वाले कमरे में सो गए। माता पिता दोनों साथ वाले कमरे में सो गए। रीमा अपने कमरे में ऊपर चली गई। रात के करीब 2 बज चुकी थी। परिवार के सारे लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन आज की रात रीमा के लिए बड़ी भारी थी। उसके दुख, वेदना तथा पीड़ा का कोई सहारा न था, क्योंकि उसके मन की बात ना कोई सुनना चाहता था और ना कोई सुनने को तैयार था। रात के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। तभी सहसा वह बिस्तर से उठी और उसने अपने टेबल से पेन कागज उठाया और जल्दी जल्दी कुछ लिखने लगी। इसके बाद उसने दबे पांव चुपके से उठकर घर के किसी कमरे से एक रस्सी ली और गले में रस्सी फंसाकर फंदे से झूल गई। सुबह जब उसकी भाभी उसको जगाने ऊपर कमरे में गई तो रीमा को देख उसकी चीख निकल गई और वह जोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग ऊपर आ गए और अपनी ही बेटी का ऐसा मंजर देखकर वहीं बैठ गए। फिर कांपते हुए हाथों से भाइयों ने अपनी बहन रीमा की लाश को फंदे से नीचे उतारा और बेड पर लिटा दिया तथा टकटकी लगाकर उसकी ओर देखने लगे। तभी मझले भाई की नज़र एक खुले पेन और एक कागज़ पर पड़ी। उसमें कुछ लिखा हुआ था। उस कागज़ में और कुछ नहीं, रीमा के द्वारा बयां किया गया आखिरी दर्द था। उसमें लिखा था, पूरे परिवार को मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं इसलिए यह कर रही हूँ कि मैं पिछले काफ़ी समय से अकेली पड़ गई थी। मेरी वजह से परिवार का माहौल भी ठीक नहीं रहता है। घर में कलह होती थी। मेरी वेदना, पीड़ा, भावना और अकेलेपन के दर्द को कोई समझना नहीं चाहता था। कल की घटना के बाद तो मैं बिल्कुल ही टूट गई थी। भाई, बस आप लोगों को यही बोलना है, अगर आप लोगों की बेटियों के साथ यह हो तो ज़रूर आप लोग उनका साथ अंत तक दीजिएगा। जैसे मुझे बीच में अकेला छोड़ दिए, उनको मत छोड़ दीजिएगा। परिवार से माफ़ी, आपकी रीमा। सभी भाई और भाभियों को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ बाप अपने आप को अलग दोषी ठहरा रहे थे। सभी रीमा से माफ़ी मांगते हुए एक ही बात सोच रहे थे कि काश हम एक बार भी रीमा को बोझ न समझकर सहारा समझते तो आज हमारी बिटिया जिंदा होती। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।